दोस्तों वेलकम टू डिफेंस स्टडी कैप्सूल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर एनडीए एग्जामिनेशन। तो आप लोग की एनडीए की तैयारी अच्छी चल रही होगी। सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए ये थर्ड वीडियो है सीरीज की, जिसमें हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की बात करेंगे। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनडीए एग्जाम में, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको ज़रूर प्रिपेयर करके जाना चाहिए वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। अप्रैल के पेपर में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जो एनडीए 1 का पेपर होता है उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से, तो इसको पढ़ के जाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करेंगे। मैंने इसमें 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि इस टाइप के और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फ्यूचर में। तो इनको ज़रूर प्रिपेयर करके जाना, बिकॉज दे विल बी वेरी हेल्पफुल और आपको पैटर्न पता लग जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। सॉल्विंग का तरीका मैं बता दूंगा, पहले ट्राई करना खुद सॉल्व करने की, उसके बाद मेरा तरीका देखना, ठीक है। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को शेयर कर देना और बाकी सारी वीडियो भी चेकआउट कर लेना। इस प्लेलिस्ट को भी शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वाचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हमें कुछ फॉर्मूले रिवाइज करने होते हैं, बट मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया कि मैं यहाँ पे फॉर्मूले रिवाइज नहीं कराऊंगा। जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसी में हमारे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा ज़रूरी नहीं समझता कि फॉर्मूले रिवाइज करो, बट मैंने कुछ ऐसे फॉर्मूले लिख दिए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप काफ़ी सारे ऐसे फॉर्मूले आगे जाके देखेंगे जो क्वेश्चन में हम लोग यूज़ करेंगे, उससे आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। सो ये रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है आपके लिए। अगर आपने रिवाइज नहीं करा है तो आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी और क्वेश्चन करा देगी आपको। सो आगे जाते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग मैट्रिसेस से शुरू कर रहे हैं, फिर हम लोग आगे आगे जाके डिटर्मिनेंट पे आएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैट्रिसेस का पहला क्वेश्चन है। मैट्रिसेस का क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या की वर्डिंग क्या है। क्वेश्चन कहता है कि लेट ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ए बी माइनस बी ए। ए बी माइनस बी ए के रिगार्डिंग क्या करेक्ट है वो बताना है। अब सबसे पहले यहाँ पे जो मेरे को चीज़ दिखी वो है सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अरे यार अभी मेरे को पता नहीं था, रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिसेस वो मैट्रिस होती है, सिमेट्रिक मैट्रिस बहुत ही सिंपल चीज़ है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो चीज़ होती है इसमें जो हमारा ए ट्रांसपोज होता है ना, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है जो वो ए के इक्वल होता है, उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है, वो होता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि डायगोनल से सिमेट्रिक होगा। मतलब एग्जांपल अगर मैं दूं तो डायगोनली एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। मान लो ये 1 2 3 है, बट जो और एलिमेंट्स होंगे ना वो सिमेट्रिक होंगे। जैसे यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 होगा, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 होगा। तो ये होती है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल में कुछ भी हो सकता है, बाकी जो है वो सिमेट्रिक होंगे। मतलब ये वाले एलिमेंट जो होंगे वो सिमेट्रिक इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर इसका आप ट्रांसपोज निकालोगे ऑब्वियसली तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर आपको ये ना पता हो वहाँ पे तो आप ये पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, सिंपल, ठीक है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, तभी आके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। सो ये हमने पहला कॉन्सेप्ट सीख लिया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें बताना है कि ए बी माइनस बी ए किसके इक्वल होगा। मतलब उसमें क्या प्रॉपर्टी होगी, क्या उसके डायगोनल की सारी एंट्रीज इक्वल होंगी और नॉन जीरो होंगी, या फिर उसके डायगोनल के सम को होगा वो होगा 0 के इक्वल। तो देखो ए बी माइनस बी ए है, तो ट्राई करता हूँ मैं उसका ट्रांसपोज निकालने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज मेरे को सिमेट्रिक मैट्रिक्स से एक ही चीज़ पता लगती है, ट्रांसपोज। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे का ट्रांसपोज निकालने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। अब मेरे को प्रॉपर्टी पता है कि होल का ट्रांसपोज हमेशा इंडिविजुअल के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। कि अगर मेरे पास ए माइनस बी है, इसका मेरे को ट्रांसपोज निकालना है, तो ये ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ठीक है। वही प्रॉपर्टी यूज़ करूंगा। देखो प्रॉपर्टी भी रिवाइज हो गई एक। तो प्रॉपर्टी क्या लगेगी कि ए बी का ट्रांसपोज होल का माइनस बी ए का होल का ट्रांसपोज, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी भी बता देता हूँ कि अगर ए बी का ट्रांसपोज हमें बोला हुआ है तो दैट इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसमें थोड़ा उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो एक और प्रॉपर्टी पता लग गई। अभी हमें एक प्रॉपर्टी ये पता लगी और दूसरी प्रॉपर्टी ये रिवाइज हो गई कि अगर ए माइनस बी या ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है तो ये ए प्लस माइनस बी के इक्वल हो जाता है, प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये हो जाता है और हमारा मल्टीप्लिकेशन में ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो इसको अगर मैं खोलूंगा लास्ट में तो ये बन जाएगा मेरा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज
माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब मेरे को क्या पता है कि ये दोनों कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए की वैल्यू ए ट्रांसपोज के इक्वल होगी और बी किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी हुई है। तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ, बी हो जाएगा ये बी ट्रांसपोज बी के इक्वल, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो हो गया ए बी माइनस बी ए। अच्छा, मैं निकाल क्या रहा था ये चीज़ क्या है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो एक चीज़ का ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए किस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, यहाँ पे 4 कॉन्सेप्ट अभी तक आ चुके हैं। पहले हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में सीखा कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है। अब कौन सी मैट्रिक्स के बारे में, स्क्यू सिमेट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज उनके माइनस के इक्वल होता है। अब इसका एग्जांपल भी मैं दे देता हूँ। सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक का हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। इसमें ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल होता है। इसमें जो बीच के एलिमेंट जो होते हैं ना, आपके बीच के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमेशा प्रॉपर्टी रहती है कि उसके डायगोनल के एलिमेंट हमेशा जीरो रहते हैं। बाकी सारे जो एलिमेंट होते हैं ना वो एक दूसरे के अपोजिट साइन वाले होते हैं। 2 होगा तो यहाँ -2 होगा, यहाँ 1 होगा तो -1 होगा, और यहाँ 5 होगा तो -5 होगा। इसका अगर ट्रांसपोज निकालोगे तो माइनस टाइम्स ए के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है। तो अगर मेरे को पता लग गया कि यार ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ कि इसके डायगोनल का सम कितना होगा, जीरो ही होगा ना। सम ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, ठीक है। नॉन डायगोनल के एलिमेंट का अगर मैं सम करूंगा, डायगोनल को छोड़ के अगर हर एलिमेंट का मैं सम करूंगा तो मेरे क्या आएगा, जीरो आएगा ना। नॉन डायगोनल एलिमेंट जो ये हैं इन सब का सम कर लो तो क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि ये कौन सी मैट्रिक्स बनी मेरी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनी। क्यों बनी, क्योंकि ऐसे आया था हमारा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया था, माइनस टाइम्स ऑफ ए बी माइनस बी ए। कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा था ये, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो ये सेकंड फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर 2 ओनली आएगा। तो आपको मेरे हिसाब से समझ आया वो क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है, मज़ा आया इसे करने में। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें 4-5 कॉन्सेप्ट्स आपके मिक्स होते हैं। देखो 4-5 प्रॉपर्टी मिक्स है, अगर आपको इनमें से एक भी प्रॉपर्टी अगर आपको अच्छे से रिवाइज नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से हमने शुरुआत करी है, आगे जाके देखते हैं और लेवल के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन में आ चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पता होगा, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग मैट्रिसेस को। कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैट्रिसेस। हमें क्या करना है, मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में चेक करना है। तो हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है जो कि दे रखा है हमें एम एन, और बी दे रखा है हमें माइनस ऑफ एन माइनस ऑफ एम, और में सी दे रखा है दैट इज एम और माइनस एम। मल्टीप्लिकेशन में आपको एक प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए कि जो आपके जो राइट साइड वाला होता है ना, 1x2 की मैट्रिक्स है, वो 2x1 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो सकती है। ऐसा टाइप का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मान लो मैं a क्रॉस बी की मैट्रिक्स को ए क्रॉस बी की मैट्रिक्स है मेरे पास, उसे मेरे को मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स सी क्रॉस डी से, तो ए बी इक्वल टू सी होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। अब हमें पूछा गया है कि इसमें वैल्यूज़ हमें कुछ चॉइस बतानी है, चॉइस दे रखी है, उनमें सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं सिंपली। अगर आपको नहीं देखना तो आपको पता कैसे चलेगा, देखो सी ए कैसे निकालेंगे, एम माइनस एम मल्टीप्लाई करेंगे एम एन से, कैसे आएगा, ये आएगा, देखो ये है 2x1 की मैट्रिक्स, ये 1x2 की मैट्रिक्स है, बन के मिलेगी 2x2 की मैट्रिक्स, ठीक है। कैसे पता लगा, ये 1 कॉमन ले लो, बचे हुए 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो ये बन गई 2x2 की मैट्रिक्स। कैसे बनेगी, पहले इससे मैं इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको एम स्क्वायर एम एन माइनस एम स्क्वायर माइनस एम एन, ये बना हमारा सी ए। चलो सी बी भी निकाल देते हैं जल्दी जल्दी। सी बी कितना निकलेगा, माइनस एम और मल्टीप्लाई करते हैं माइनस एम के साथ, तो कितना बनेगा यहाँ पे माइनस एम एन, ठीक है, माइनस एम स्क्वायर माइनस प्लस एम एन और प्लस एम स्क्वायर। तो ये क्या बना, ये इसके इक्वल बना। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, ये पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, अगर मैं ए सी को बी सी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, तो ए सी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए सी को होगा एम एन और सी क्या है एम माइनस एम, ये है 1x2, ये है 2x1, बनेगी 1x1 मतलब ए की वैल्यू बनेगी। कैसे बनेगी, सबसे पहले एम स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एम स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा और माइनस एम एन, ये आएगा, ठीक है, एम स्क्वायर माइनस एम एन, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। तो अब ये वाली वैल्यू आ चुकी है हमारी।
तो अब क्या करते हैं हम लोग, अगली वाली वैल्यू देखते हैं। अगली वाली वैल्यू क्या है हमारी, बी सी। ठीक है, बी सी कैसे बनेगा, माइनस ऑफ एम मल्टीप्लाई होगा एम माइनस एम के साथ। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ एम एन प्लस एम स्क्वायर, तो ये दोनों क्या इक्वल आ गए, यस, एम स्क्वायर माइनस एम एन ही आ रहे हैं दोनों की वैल्यू। तो एम स्क्वायर माइनस एम मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है। तो तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो हमें पता है कि जो मैट्रिसेस होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर होती हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो फॉलो करेगा ही, तो थर्ड वाली वैल्यू भी हमारी फॉलो होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 और 3, वेरी सिंपल। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर दिया। ये थोड़ा ईजियर साइड पे था, इसमें सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा था, बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने सीखा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होता है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन रहने वाला है वो अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट रहने वाला है। ठीक है, एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट हमारा जब हम निकालते हैं दैट इज यूज टू कैलकुलेट इनवर्ट्स, हम इनवर्ट्स निकालते टाइम एडजॉइंट निकालते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसका कुछ फॉर्मूला होता है, वो आप पढ़ सकते हैं एडजॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स दी गई है जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसमें हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज दिखी हुई है, साइन और कॉस, और हमें पूछा गया है व्हाट इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ज़्यादातर जो स्टूडेंट इसमें गलती क्या करते हैं कि वो यार एडजॉइंट निकालने बैठ जाते हैं, दैट इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स। ये एक 3x3 मैट्रिक्स है और 3x3 का एडजॉइंट निकालना भाई सबको पता है कि कितना मुश्किल का काम है, और बट उनके सामने कोई चॉइस दिखती नहीं है उन्हें, तो वो यार ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालने लग जाते हैं। पहले एडजॉइंट निकालो फिर ए से मल्टीप्लाई करो, भाई वेरी लेंदी प्रोसेस। बट इसका एक ईजियर साइड में कुछ चीज़ दिख रही है, इसमें आपको फॉर्मूलों का बहुत नॉलेज होना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से जो फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं दैट इज इनवर्स का फॉर्मूला। ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए, हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेरी इंपॉर्टेंट। इनवर्स का फॉर्मूला भी हमने सीख लिया, देखा वहाँ हमने पीछे पढ़ा नहीं था बट रिवाइज हो गया ना, इनवर्स का फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। तो इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें इनवर्स निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है उसका एडजॉइंट निकालो और उसे डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमें पूछा क्या गया है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर इनवर्स को अगर मैं इधर ले जाता हूँ तो वो एक इक्वल हो जाता है, क्योंकि इनवर्स होता है 1/a ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उसे वहाँ ले आता हूँ तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए को इधर ले आया, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा बिकॉज बोथ साइड मैट्रिक्स है, तो मैं डायरेक्टली इसे डिटर्मिनेंट के इक्वल नहीं कर सकता। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिकॉज ये चीज़ क्या देता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है जो मल्टीप्लाई होती है डिटर्मिनेंट से। ठीक है, तो हमारी इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की क्या होती है हमारी, क्या होती है हमारी, ठीक है 1 1 1, ठीक है 0 0 0 0 0 0 0 0, ये होती है क्या, नहीं ये नहीं होती, यही होती है, ये होती है, ये होती है, हाँ ये होती है। ठीक है, तो हमारी ये होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना है किसको, डिटर्मिनेंट को। तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, चलो भाई डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले हम लोग साइन वाला ले लेते हैं पार्ट, देखो 2 sin थीटा, ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों से, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा साइन थीटा माइनस 0, 1 इंटू 0 0, माइनस 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 ऑफ 2 कॉस थीटा, फिर इससे आया तो माइनस साइन लगता है पहले, फिर माइनस 2 कॉस थीटा, और इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा आएगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम करें तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस 0 से भी 0 मल्टीप्लाई, और 0 माइनस 0 0 हो गया। तो यहाँ क्या आया हमारे पास, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस माइनस हुआ प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये तो 0 हो गया -0, तो 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को, हमें पता है क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, वेरी सिंपल 1, तो 2 इंटू 1 1 2, तो आ गया 2 आ गया हमारे पास आंसर। अच्छा, तो अब हमें क्या निकालना था, अब हमें निकालना था क्या, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया 2 इंटू आई, हमारा आंसर कितना है 2 इंटू आई। वेरी सिंपल, हमने आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है विद द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, और थोड़ी एडजॉइंट, और थोड़ा हमने देखी प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री की, उससे हमारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। अब फोर्थ क्वेश्चन में मूव करते हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन हमारा अगेन यहाँ पे हमें की कुछ वैल्यू फाइंड करनी है, और दे रखा है सिंगुलर मैट्रिक्स है। अरे यार सिंगुलर मैट्रिक्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा, तो सिंगुलर मैट्रिक्स देख लेते हैं क्या होते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनमें डिटर्मिनेंट ऑफ जो मैट्रिक्स होता है ना वो 0 के इक्वल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल। और नॉन सिंगुलर कौन सी होंगी, जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हमें बस डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है। तो देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ ना, कि इन सारी वैल्यूज को cos 2 के फॉर्म में ट्राई करता हूँ कि तोड़ने की कोशिश करता हूँ। देखो ये चीज़ जो दे रखी है ना, ये भी cos 2 थीटा होता है, बस तुम्हें वो तुम्हें बहकाने के लिए दे रखा है कि तुम बहक जाओ कि ये
अलग वैल्यू है, थोड़ी बड़ी वैल्यू है, बट यार इनको अगर सॉल्व करते हैं तो ये cos 2 थीटा के इक्वल ही आती है दोनों वैल्यू, दोनों cos 2 थीटा के फॉर्मूले हैं। तो मैं इसे cos 2 थीटा के फॉर्म में लिख लेता हूँ, मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 2 cos 2 थीटा, ये भी cos 2 थीटा होता है और ये k है। ठीक है, और ऊपर आ गया 2 cos 2 थीटा, और ये कितना आ गया cos 2 थीटा ही आ गया अगेन, और ये 2k है, और ये आ गया कितना 6, ये आ गया 3, ये क्या आ गया 1। सिंपल, 6, 3 और 1। अब हमें क्या करना है, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ। अगेन मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया cos 2 थीटा, आगे नीचे भी cos 2 थीटा, और यहाँ पे भी cos 2 थीटा, यहाँ पे भी cos 2 थीटा, और ये आ गया 3, ये आ गया 3, ये आ गया k, ये आ गया 2k, और ये आ गया 1। ठीक है, अब इसमें इन दोनों जो वैल्यूज़ है ना, इन दोनों जो हमारी रोज़ हैं वो इक्वल हो चुकी हैं। रोज़ इक्वल होती हैं अगर हमें पता है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर हमारी कोई भी दो रोज़ इक्वल हो गई तो इसका जो डिटर्मिनेंट है इज़ ऑलवेज 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 ज़ीरो। डिटर्मिनेंट ऑलवेज ज़ीरो आएगा। क्यों? मैं इनमें रो ऑपरेशन लगा सकता हूँ, इन दोनों को ज़ीरो कर दूंगा, माइनस करके सबट्रैक्ट करके मैं ज़ीरो कर दूंगा, तो क्या होगा कि एक रो पूरी ज़ीरो हो जाएगी, और अगर रो ज़ीरो होती है तो हमेशा डिटर्मिनेंट क्या आता है? ज़ीरो आता है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पड़ी होंगी, अगर आपके दो कॉलम सेम होते हैं या दो रो सेम होती है तो आपका डिटर्मिनेंट हमेशा ज़ीरो आता है। तो के की कुछ भी वैल्यू हो यहाँ पे, मेरे लिए हमेशा डिटर्मिनेंट कितना आएगा? ज़ीरो, और हमेशा मेरी मैट्रिक्स क्या रहेगी? सिंगुलर। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा डी, एनी रियल वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट, इजी क्वेश्चन, बट इसमें थोड़ा ट्रिक लग रही थी, दिमाग लग रहा था कि आपको इसे कॉस में ही तोड़ना है, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करना। देखो यहाँ पे आपको चालाकी से काम लेना होगा। अगर आप डिटर्मिनेंट पूरा सॉल्व करने बैठोगे ना भाई, डिटर्मिनेंट पूरा सॉल्व करने बैठोगे तो यार तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सिंपली आपका सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। उसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, वहीं पे फॉर्मूला देखना पड़ेगा। रोज इक्वल हो गई, ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको कि डिटर्मिनेंट जीरो होता है, कोई भी वैल्यू हो चाहे के की। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन आ गया हमारा, इट इज अबाउट डिटर्मिनेंट। सिंपल डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि एक डिटर्मिनेंट दे रखा है हमें, उसकी वैल्यू ये दे रखी है। सेकंड डिटर्मिनेंट हमें ये दे रखा है, हमें बताना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड किसके इक्वल होगा। क्या वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्या वो जीरो होगा, क्या वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। पॉजिटिव अगर ये पॉजिटिव होगा, एल्स नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, पहली बात हमें बता दी गई है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों का डिटर्मिनेंट हम लोग ट्राई करते हैं निकालने का। तो हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं सबसे पहले कि हम लोग इसमें डिटर्मिनेंट चलो कैलकुलेट ही करके देख लेते हैं। ठीक है, पहले वाले का डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालूंगा, ट्राई करता हूँ कैलकुलेट करने की, तो दैट विल बी पी क्यू माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 पी आर माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस 1। जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें कम वैल्यूज़ हैं। पी आर माइनस क्यू स्क्वायर ही आ रहा है, सॉरी मैंने सेकंड वाले में थोड़ा मिस्टेक कर दी लग रहा है। यहाँ पी स्क्वायर माइनस क्यू आर आएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू आर सेकेंड वाले में, और थर्ड वाले में आएगा पी आर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसे निकालूं तो कितना आएगा मेरा? पी क्यू माइनस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस पी आर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ रहा है मेरा। और मैं अगर मैं डेल्टा टू का निकालूं, ठीक है इसे लिख लेता हूँ मैं ऊपर। तो अगर मैं डेल्टा टू का अब निकालूं तो डेल्टा टू का मेरा कितना आने वाला है? ये आ जाएगा 1। अगर मैं देखूँ तो ये जाएगा क्यू आर माइनस पी स्क्वायर, और अगर माइनस क्यू करूँ तो ये आ जाएगा क्यू माइनस पी, और प्लस आर करूँ तो ये आ जाएगा पी माइनस आर। ठीक है, तो मैं आ जाएगा क्यू आर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस पी आर माइनस आर स्क्वायर। तो ये दोनों किसके इक्वल आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? हमेशा 2 टाइम्स हो जाएगा, इसके 2 टाइम्स हो जाएगा अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ। तो एक दूसरे के नेगेटिव नहीं आ रहे, एक दूसरे के इक्वल ही आ रहे हैं ना। देखो पी आर क्यू आर आ रहा है, वो पॉजिटिव ही आ रहा है और उसमें भी पॉजिटिव ही आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों मतलब एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। तो इक्वल आ रहे हैं तो जीरो तो नहीं हो सकता, ये चीज़ तो हमेशा नहीं होगी। इन दोनों का डिटर्मिनेंट कभी जीरो तो इक्वल आएगा नहीं। पॉजिटिव और एक दूसरे इक्वल भी नहीं है तो जीरो तो नहीं होगा। तो और हमें क्या आएगा? 2 टाइम्स आएगा, समथिंग 2 टाइम्स। और ये आएगा पी क्यू माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर प्लस पी क्यू माइनस क्यू आर। अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये याद है हमारा ऑलवेज ये डिपेंड करता है हमारा पी क्यू आर पे। अगर पी क्यू आर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, वरना नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्क्वायर वाली वैल्यूज़ माइनस जो आ रही हैं, जो तीनों वैल्यूज़ है उससे, तो इसका आंसर डी आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का इसमें यूज़ हुआ है। इसमें डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व किया, ज़्यादा हमने दिमाग लगाया नहीं डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका डी आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं
सिक्स क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें भी हमारा डिटर्मिनेंट है, बट इसमें कुछ इक्वेशन निकालनी है हमें। सिंपल चीज़ है, इसमें हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है और वैल्यूज़ के जीरो के इक्वल कर देनी है और हमें एक्स की वैल्यूज रूट्स निकाल देने हैं, ठीक है। तो इसमें सम ऑफ द रूट्स निकालना है आपको। देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, सम ऑफ द रूट्स निकालने हैं। डिटर्मिनेंट सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले सॉल्व होगा एक्स प्लस बी, ये किसके इक्वल आएगा, ये सॉल्व होगा ऐसे, तो आ जाएगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो इसके रूट्स कौन कौन से आएंगे, x इक्वल टू माइनस बी आएगा, x इक्वल टू ए आएगा और x इक्वल टू सी आएगा। ये तीन रूट्स हो गए इनका। अगर मेरे को सम निकालना है तो क्या आएगा मेरा, a प्लस सी माइनस बी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था। a प्लस सी माइनस बी, अगर मैं देखूँ a माइनस बी प्लस सी, ये रहा b, तो b आंसर आ गया इसका। वेरी सिंपली हमने सॉल्व किया डिटरमिनेंट। सो अब आ जाते हैं हम लोग सेवन्थ क्वेश्चन में। काफ़ी इजी क्वेश्चन होने वाला है अभी। इसमें एपी की थोड़ी प्रॉपर्टी फॉलो होगी, वो भी बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी फॉलो होगी, वो मैं करके दिखा देता हूँ। इसमें थोड़ा रो मैनिपुलेशन और कॉलम मैनिपुलेशन फॉलो होगा, जो हम डिटर्मिनेंट में यूज़ करते हैं जनरली सॉल्व करने के लिए। तो डिटर्मिनेंट पूरा सॉल्व करना है इतने बड़े को यार, दैट इज सीम टू बी इम्पॉसिबल वाइल यू आर गिविंग योर एनडीए एग्जाम। बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा अगर इस पूरे डिटर्मिनेंट को मैं डायरेक्ट वे से, जो हमारा नेचुरल वे से सॉल्व करने हूँ। तो हम इसे थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। क्या करते हैं, इन दोनों रोज को हम लोग क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो होगा 3 नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा, ठीक है। थोड़ा मिस टाइप हो गया है, ये x प्लस सी होगा, x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी होगा, ठीक है। इन दोनों को माइनस करते हैं और इन दोनों रोज को सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। हम लोग कॉलम सबट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं। तो इन दोनों कॉलम को अगर मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 1। और क्योंकि x माइनस फोर एक्स प्लस 4 से माइनस कर रहा हूँ x माइनस एक्स प्लस 3 को, इसमें आ जाएगा हमारा c माइनस बी, ठीक है। सिंपल चीज़। अब इसको हमने इससे सबट्रैक्ट किया तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1, यहाँ पे भी आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा b माइनस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 1 एक्स प्लस 2 और x प्लस ए एज इट इज़ रहेगा। अब हमें पता लग गया यहाँ पे कि ये दोनों रोज इक्वल होंगी अगर, तो इनका कितना डिटर्मिनेंट आ जाएगा, जीरो। अभी पुराने क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये डिस्कस किया कि रोज या कॉलम अगर सेम हो जाते हैं किसी भी मैट्रिक्स में तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो अगर इन दोनों वैल्यूज़ की, ये तो देखो 1 1 तो इक्वल है दोनों, बट अगर ये दोनों वैल्यूज़ अगर इक्वल हो गई तो ये क्या हो जाएगा कि हमारा डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। तो b माइनस ए शुड बी इक्वल टू सी माइनस बी, मतलब 2b इक्वल टू ए प्लस सी। अरे ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये तो ए पी की प्रॉपर्टी, और हमें ऑलरेडी गिवन है कि ए बी एंड सी आर इन ए पी। एपी में प्रॉपर्टी क्या फॉलो होती है कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो हाँ, ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेशन शो किया, पूरा डिटर्मिनेंट निकालने से टाइम वेस्ट होगा, ये हमें पता था। तो हमने क्या किया कि उसको देखा कि यार किस में ब्रेक कर सकता हूँ मैं, और उसे ब्रेक किया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में अगर हम जाते हैं, सो अब हम लोग 8th क्वेश्चन आ जाते हैं। ये भी थोड़ा प्रॉपर्टी बेस्ड है, बट ये बहुत डरावने क्वेश्चन लगते हैं यार। माइनर्स दे दिया, क्या क्या चीज़ें दे दी हमें, इतने बड़े डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे दी और इतनी एक्स वाई जेड, बहुत सारी मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत डरावने लगने वाले क्वेश्चन है। इनको कैसे सॉल्व करना है उस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमें यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है A13 की, A23 की और A33 की, और इनके माइनर्स दे रखे हैं। जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, तो हम जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं ना इन वैल्यूज़ को, उनके माइनर ही होते हैं। माइनर मतलब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन्हें माइनर ही कहते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होगा A13 इंटू इसके माइनर की वैल्यू और माइनस A23 इंटू इसके माइनर की वैल्यू और प्लस A33 और इसके माइनर की वैल्यू, ठीक है। तो बस हमें सिंपली ये सॉल्व करना है, बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए क्वेश्चन। ये हो जाएगा वाई जेड, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स जेड, ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स, ये हो जाएगा हमारा प्लस एक्स वाई और ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स। अब हमें बस इसे सिंपली सॉल्व करना है। वो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये हमारा हो जाएगा। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है, तो हमें डेल्टा ले लेते हैं इसमें, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करने की इसे कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉमन लेते हैं चीज़ों को, कुछ चीज़ों को कॉमन लेते हैं। जहाँ जेड स्क्वायर कॉमन है, जेड स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ट्राई करते हैं कुछ कॉमन बनाने की इसमें। तो अगर मैं इसमें वाई जेड कॉमन लेता हूँ, इसमें जेड माइनस वाई तो ऑलरेडी कॉमन आता है, प्लस अगर मैं इसमें एक्स कॉमन लेता हूँ, मान लो यहाँ से एक्स कॉमन लेता हूँ, इन दोनों से एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन जेड माइनस वाई के इक्वल आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर अगर मैं लेता हूँ तो जेड माइनस वाई के इक्वल है। तो डेल्टा मेरा जेड माइनस वाई यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो इसमें कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा वाई, तो वाई जेड तो था ही, और प्लस एक्स आ गया, और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा आ गया प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसे समथिंग लाइक दिस हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ शायद, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर था ना, तो एक्स वाई माइनस जेड आ जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये आ जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो समथिंग लाइक दिस आ जाएगा, वाई एक्स माइनस वाई वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड और प्लस एक्स स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई इंटू जेड वाई माइनस हमारी एक्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आने वाली है, ये वाली वैल्यू हमारी कहाँ पे कहाँ पे ये वाली वैल्यू है ए इसका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपली हमने इसे सॉल्व कर लिया। इसमें बस डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लग रही थी और माइनर की प्रॉपर्टी लग रही थी। माइनर्स क्या होते हैं वो आपको पता लग गया इस क्वेश्चन से। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है दैट इज कंडीशन बेस्ड। इसमें थोड़ी कंडीशन लग रही है, इसमें भी हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। वैनिश मतलब कब जीरो हो जाएगा, कब उसकी वैल्यू जीरो हो जाने वाली है, डिटरमिनेंट की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें हम डिटरमिनेंट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि डिटरमिनेंट ए बी सी है, बी सी ए है और सी ए बी है। हम देख रहे हैं कि जब हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं इन तीनों का सम जो है वो इक्वल है, तो मैं इन तीनों का सम को बाहर निकाल सकता हूँ कॉमन लेके। मैं इसे ए बी सी को सम ले लेता हूँ और यहाँ बी को लेता हूँ, यहाँ सी ले लेता हूँ, यहाँ बी ले लेता हूँ, यहाँ सी ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ। यहाँ पे भी ए बी सी आ जाएगा अगर मैं तीनों को सम करूँ। ठीक है, यहाँ पे भी ए बी सी आ जाएगा अगर मैं तीनों को सम करूँ। तो बी ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ और ये बी ले लेता हूँ। मैंने इसमें क्या प्रॉपर्टी लगाई, इसमें मैंने क्या कर दिया, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मैंने तीनों रो को सम कर लिया। ठीक है, और एक रो में स्टोर कर दिया। मैं इसे कॉमन लेके बाहर निकाल सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1BC 1CA और 1AB, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो हमारी एक चीज़ आ गई कि ये अगर जीरो हुआ तो हमारा पूरा जो वैनिश हो जाएगा। तो ये चीज़ तो करेक्ट है, पहली चीज़ हमारी करेक्ट हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको माइनस कर सकते हैं, इन दोनों को जीरो बना सकते हैं। इन दोनों को जीरो बना दी तो हमारे लिए जो डिटरमिनेंट सॉल्व करना होगा वो काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसे, ये हो जाएगा 1BC, इसको ऐसे रखता हूँ, इन दोनों को जीरो बनाता हूँ तो ये जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे C माइनस बी आ जाएगा, इससे जीरो बनाऊंगा तो ये हो जाएगा A माइनस सी, इसे जी बनाऊंगा तो A माइनस बी आएगा और यहाँ पे जीरो बनाऊंगा तो B माइनस सी आएगा। अब मैं डिटरमिनेंट आराम से सॉल्व कर सकता हूँ इस वाली वैल्यू से। ठीक है, बाकी सारी जीरो है तो हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू, A B C A प्लस बी प्लस सी, और ये आ जाएगा हमारा C माइनस बी इंटू बी माइनस सी और प्लस A माइनस सी इंटू A माइनस बी। तो हमें ये वाली वैल्यू सॉल्व करनी है। ठीक है, तो हमारा लास्ट वैल्यू आ रही है ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे आ जा रही है हमारी सी माइनस ए, तो ये जाएगा सी बी। ठीक है, माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी और प्लस सी बी। ठीक है, ये समथिंग आ गया। तो ये हमारा आ गया है और हमें इसे अब सॉल्व करना है। तो हम अगर जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आती है दैट इज़ इक्वल टू हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस कॉमन बाहर आ जाएगा, और माइनस 3ABC। ठीक है, माइनस 3AB मतलब माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारी आ जाती है। ठीक है, जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये वाली वैल्यू हमारी आ जाती है, तो हमारा ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। अगर ये जीरो हुई तो मतलब ये वाली वैल्यू जीरो जाएगी, और हमें पता है कि ये जो वैल्यू होती है वो इसके इक्वल होती है, माइनस ऑफ 3ABC के। तो ये वाली वैल्यू भी हमारी सेटिस्फाई होगी। तो तीनों वैल्यू हमारी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी अगर वैनिश करना है हमारे। तो तीनों वैल्यू हमारी वैनिश कर दे रही है हमारे डिटरमिनेंट को। तो ये वाला आंसर हमारा आराम से हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग 10th क्वेश्चन कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा अबाउट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी के बारे में बेस्ड है। तो इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। यहाँ पे हमें दे रखा है डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमें 4 दे रखी है और एक 3x3 मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, 3x3 मतलब ऑर्डर उसका 3 है। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ 3A इक्वल टू हमारा आ रहा है 2 की पावर अल्फा 3 के और बीटा के, तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें हमें बस एडजॉइंट की प्रॉपर्टी निकालनी है। एक प्रॉपर्टी याद रखो बस, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर हमें डिटरमिनेंट निकालना होता है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है, जिसमें n हमारा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है। ठीक है, वेरी सिंपल। और आपको एक और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जब k हमारा इंटू ए होता है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, k जिसमें कॉन्स्टेंट होता है, तो k की पावर n से बाहर आता है ये, और डिटरमिनेंट ऑफ ए एज इट इज रह जाता है। ठीक है, ये हमें प्रॉपर्टी अगर पता होंगी तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। करते हैं इसे सॉल्व। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ 3A की का डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। तो ये जाएगा 2 जब बाहर आएगा डिटर्मिनेंट से तो 2 की पावर 3 बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ 3A का डिटर्मिनेंट। हमें पता है एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है, होता है डिटर्मिनेंट ऑफ 3A की पावर n-1 मतलब 2, 3A क्योंकि n की वैल्यू 2 की पावर 3 मतलब ये 3 जब बाहर आएगा तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 3 हो जाएगी और उसका होल पावर 2 हो जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर 2 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, जब हम डिटर्मिनेंट से बाहर निकालते हैं, मैंने बताया था k a की का डिटर्मिनेंट होता है तो k की पावर n हो जाता है। तो k की पावर n मतलब ऑर्डर, n 3 की पावर n मतलब 3 की पावर 3, और उसका ऑलरेडी होल स्क्वायर हो रखा था तो 3 की पावर 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जगह 2 की पावर 3 और 3 का स्क्वायर 3 का 6, और a क्या है हमारा 4 है डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। 2 की पावर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये जाएगा 4 + 6 तो हो जाएगा 2
की पावर 7 और 3 की पावर 6, मतलब हमारी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, हमारी अल्फ़ा की वैल्यू है 7, बीटा की वैल्यू है 6, तो हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो हमारे आंसर आ गया 13। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। सो हमने ओवरऑल सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। सो हमारी ये वाली वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पे। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की भी हमने वीडियो बना चुकी है। सो होप आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपने अच्छे से प्रैक्टिस करे होंगे क्वेश्चन। ट्राई करो कि 1-2 बार और करने की प्रैक्टिस करो बिफोर योर एग्जाम। उससे क्या होगा, आपके जो कोर कॉन्सेप्ट्स होंगे जो हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करे हैं वो सारे रिवाइज हो जाएंगे। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है पेपर में तो वो आपका आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर नेक्स्ट वीडियो कोई और वीडियो चाहते हो पर्टिकुलर टॉपिक पे तो उसको कमेंट कर देना, मैं उस पर ज़रूर बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, सीरीज़ को सपोर्ट करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद।